था। वह बेहद चालाक और खतरनाक था और किसी को पकड़ में नहीं आता था। पिता इन दिनों लगातार भेड़ियों के पीछे लगे रहते थे, इसलिए उनकी गंध पहचानने की शक्ति तेज थी। लेकिन दादी और मैं कभी भेड़ियों के करीब नहीं गए थे, इसलिए हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। दादी बोली, वह भेड़िया कैसे हो सकता है? उसने कपड़े पहन रखे थे, टोपी भी थी और वह बोल भी रहा था। पिता बोले, उसके कपड़े भले ही फटे पुराने थे, लेकिन वह साधु का चोगा लग रहा था। भेड़िए इंसानों की आवाज की नकल कर सकते हैं। फिर पिता बोले, कल मैंने खाई के पास किसी को मदद के लिए चिल्लाते सुना। आवाज के पीछे गया तो वहाँ कोई नहीं था। बर्फ पर इंसानों के नहीं, सिर्फ भेड़िए के पंजों के निशान थे। हमें अब बहुत संभल कर बोलना होगा, कहीं वह हमारी आवाज न सीख ले। मैंने सुना है भेड़िए औरत की रोने की आवाज निकालकर शिकार को फंसाते हैं, लेकिन इंसान की तरह बोलना ये तो और भी डरावना है। अगर वह ऐसा कर सकता है तो वह अब साधारण जानवर नहीं रहा। पिता ने शिकारी कुत्तों दाफेई और पीले कुत्ते को बुलाया। दोनों कुत्ते आंगन में इधर उधर सूंघने लगे। पिता ने पूछा, तुम लोगों ने उस साधु का चेहरा ठीक से देखा था? दादी बोली, नहीं, उसने घास की टोपी पहन रखी थी, चेहरा ढका हुआ था, ऊपर से मोटा चोगा और गले में कपड़ा लपेटा था। कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कहीं से उठाए हों, बिल्कुल फिट नहीं थे। शायद वह अपना मुंह छिपा रहा था। पिता ने कहा, तुम लोग घर में ही रहो, दरवाजा बंद रखो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। इतना कहकर वह टॉर्च और दोनों कुत्तों को लेकर बाहर चले गए। उस रात खूब बर्फ पड़ी, पूरा गांव सफेद चादर में ढक गया। अगली सुबह पिता बहुत घबराए हुए लौटे। घर में घुसते ही उन्होंने कुछ कपड़े जमीन पर फेंक दिए। रोशनी में उन पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। पिता बोले, अम्मा